नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आज बात होगी 27 का रण किसका पूरा होगा प्रण। लेकिन उससे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का। एक लॉ एंड ऑर्डर का जो यूएसपी है योगी जी का, वो भी दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के कई शहर आज विकसित शहर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए स्पष्ट रूप से हमारे तीसरे सरकार बनाने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए काफी है। तो आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड में चेहरा योगी और धामी ही होंगे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार चलाए तो निश्चित रूप से चेहरे होंगे। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग। प्रदेश के तो हालात 17 से अब तक पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश कानून का मानक स्थापित करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है। जो विपक्ष शासित राज्य हैं, उनकी तुलना उत्तर प्रदेश से आप करेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक मोर्चे, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही नहीं है, उत्तर प्रदेश को इतना किसी ने नहीं लूटा हुआ जितना बीजेपी ने लूट लिया। उत्तर प्रदेश के सियासत में 2027 के रण का बिगुल अभी से बज चुका है। दावों और पलटवार के बीच नितिन नवीन का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि 2027 में योगी ही होंगे अगवा, यानी कमान और चेहरा दोनों तय है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है या विरोधियों को दिया गया सीधा संदेश। क्योंकि उधर नितिन नवीन ने योगी और धामी की अगुवाई पर मुहर लगाई, उधर अखिलेश यादव ने सीधा वार किया और कहा कि 27 में बीजेपी को ऐतिहासिक हार नसीब होगी। इस माहौल के बीच सवाल ये, 27 का रण किसका पूरा होगा प्रण। इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। संजय चौधरी जी हमारे बीच हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शीशपाल बिष्ट जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अनिल दुबे जी प्रवक्ता आरएलडी हमारे बीच में हैं और मनमोहन भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं। नितिन नवीन का ऐलान, 27 में योगी धामी को कमान, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह संदेश विपक्षी दलों को भी दे दिया है। इसको लेकर क्लैरिटी भी दे दी है कि अगला जो चुनाव होगा वो यूपी में सीएम योगी और उत्तराखंड में सीएम धामी के चेहरे और अगुवाई पर ही लड़ा जाएगा। 27 की लड़ाई सियासी टक्कर में योगी करेंगे अगुवाई, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, डबल इंजन को लेकर तंज कसते हैं और कहते हैं आपस में डबल इंजन लड़ रहे हैं। बहुत तरह की बातें की जाती हैं। अगले चुनाव को भी लेकर कई तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, लेकिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या उस पर विराम लगा दिया। सवाल ये, 27 का रण किसका पूरा होगा प्रण। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ रुक करेंगे हम अशोक यादव जी, सपा प्रवक्ता का। अशोक जी, जैसा कि मैंने कहा, बार बार आप लोग कहते हैं डबल इंजन तो आपस में ही भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कौन होगा 27 का चेहरा नहीं होगा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी दोनों चेहरा होंगे और इन्हीं की अगवानी में दोनों राज्यों के चुनाव लड़े जाएंगे। देखिए आशा जी, चेहरा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे जिसको बना ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीतेगा पीडीए का ही चेहरा। और वो पीडीए के चेहरे के रूप में अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 2012 और 17 का उत्तर प्रदेश आप देखेंगी तो बेहतर एक्सप्रेस वे के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश 2012 से 17 का ये जो है वर्ल्ड लेवल की पुलिसिंग के लिए जाना जाता था, ये एम्बुलेंस के लिए जाना जाता था, आप लैपटॉप के लिए जाना जाता था। लेकिन 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश जातिवादी माफियाओं के राज के लिए जाना जाता है। आज अगर उत्तर प्रदेश में कुछ लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो अगर जाति विशेष से ताल्लुक रखते हैं तो उनके भुजाओं में रावण जैसा असीम ताकत महसूस हो रही है। वो किसी को भी रौंद देने की क्षमता रखते हैं और उनके सामने जिस तरह से इंद्र ने कर्ण को कवच दिया था, उसी तरह से योगी सरकार उनको कवच दी हुई है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, हर तरह की दिक्कतों से मुक्त रहेंगे। वो जिसको चाहे पीडीओ को रौंद दे, पुलिस को गिरा के मार दे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आप देखिए गाजीपुर में अभी कल की घटना है, एक पीडीए समाज की बेटी की जो है
हत्या हुई और उसके बाद जब हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां मिलने जाता है तो वहां पर जो जाति विशेष के गुंडे के द्वारा वहां प्रधान का प्रतिनिधि जो है आशुतोष सिंह, उसके द्वारा किस तरह से भीड़ को उठा करके हमारे मंत्री तक का सर फोड़ दिया गया। पीडीए समाज के मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी का हमारे लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, पुलिस को पीटा गया। तो ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कि पुलिस को मारा जा रहा है, नेता हमारे पूर्व मंत्री को मारा जा रहा है और जाति विशेष के माफियाओं, जाति विशेष वर्चस्ववादी लोगों के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है और पुलिस दर्शक बनी बैठी है। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन एक एक करके सभी पैनलिस्ट हमारे बीच में उनकी बात सुन लेते हैं। शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। शीशपाल जी, उत्तराखंड में भी जो बीजेपी का चेहरा होंगे वो पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। आप चाहे कितना भी तंज करें, कितना भी सवाल खड़ा करें, अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। यानी अब आरोप लगाने के लिए ये बात तो कम से कम अब नहीं चलेगी कि क्या हो रहा है। आस्था जी, देखिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की आए दिन धज्जियां उड़ रही है, हमारी बेगुनाह बेटी गुंजन की जिस तरीके से यही देहरादून के मच्छी बाजार में दिन दहाड़े गला रेत करके हत्या कर दी, झारखंड के एक माफिया जो भाजपा के संरक्षण में उधम सिंह नगर में क्रैशर चला रहे थे, उनकी दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई और बेटियों के साथ अत्याचारों में उत्तराखंड आज नंबर 1 पे खड़ा है। अगर ऐसे जो है कुशासन को भाजपा रिपीट करना चाहती है तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने इस बयान के बाद खुद फंस गए हैं। उन्होंने मोदी जी से और अमित शाह जी से परमिशन ली या नहीं ली? उन्होंने जो है अति उत्साह में तो कह दिया योगी जी के मतलब और आप नहीं एक सेकंड, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि उन्होंने परमिशन ली कि नहीं ली? आप जानते हैं बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। नहीं कार्डर, और उनका दावा हमेशा ये रहता है कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। आप देखिए कितने वक्त से लंबित था, लेकिन किस तरीके से ये चुनाव हुआ। हाँ, और जिस नाम की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी वो अध्यक्ष पद तक पहुंचे। आप कह रहे कि परमिशन लिए कि नहीं लिए? नहीं, यही तो आस्था जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में योगी जी का और मोदी जी का प्यार है वो पूरे देश की जनता जानती है और वो प्यार जो है बार बार दिखाई भी देता है। उत्तराखंड में धामी जी जिस तरीके से भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद के निशाने पे है, दूसरे मुख्यमंत्री के निशाने पे है, वो पर जब पार्टी अध्यक्ष ने कह दिया यही चेहरा है, हाँ यही चेहरा है, यही अगवानी करेंगे, इन्हीं का रिपोर्ट कार्ड चलेगा आगे, हाँ यही दिखाया जाएगा क्या क्या काम हुए हैं। तो अब आप लाख कहते रहिए कि कौन किसकी लेग पुलिंग कर रहा है, कौन किसको पसंद करता है, नहीं करता है, कौन किसको, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आके कह दिया तो अब तो चुनाव लड़ेंगे ही सब लोग। नहीं आस्था जी, आगे देखिए, पूरी पिक्चर बाकी है। ये तो पहला बयान आया है। भाजपा में ही जो धामी जी के अति समर्थक हैं उत्तराखंड में, आप देख ही लीजिए, आज से लग गए होंगे अपने मिशन पे, उनके कान खड़े हो गए। आपका ये कहना है कि उम्मीद अब भी बाकी है, कोई मनमुटाव, कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा। चलिए, आपको उम्मीद है कि कोई मनमुटाव हो जाए और फिर वो सामने आ जाए, हाँ, और अब भी आप अपने उस नैरेटिव पर लगातार रहें। ठीक है शीशपाल जी, मैं लौटूंगी, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मनमोहन भट्ट जी हमारे बीच में है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख कर लेते हैं। मनमोहन जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आपने सुना भी दोनों के प्रवक्ता, उन्होंने वही बात कही, लेकिन अब नितिन नबीन ने साफ कर दिया है कि यूपी और उत्तराखंड चेहरा मौजूदा मुख्यमंत्री ही रहेंगे, उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड चलेगा और डबल इंजन की सरकार की फिर से बात होगी आने वाले चुनावों में। और जो छवि बदली है दोनों ही राज्यों की, क्या काम हुए हैं, उसी के बेसिस पे भाजपा चुनाव लड़ेगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ बीजेपी आगे जाएगी 2027 के चुनाव में, इस पर तो पहले भी कोई डाउट था नहीं, क्योंकि 2022 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था और बीजेपी जो है दोबारा अच्छी खासी मेजॉरिटी में उत्तर प्रदेश में आई थी। और उत्तराखंड के संदर्भ में एक संशय जरूर था, क्योंकि 2022 से ठीक पहले उत्तराखंड में प्रयोग हुए थे और दो मुख्यमंत्री बैक टू बैक बदले गए थे। पहले तीरथ सिंह रावत को लाया गया था त्रिवेंद्र को हटाकर, और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को हटाकर धामी को लाया गया था। धामी जी के नेतृत्व में बीजेपी जीत गई थी। अब एक बड़ा सवाल इस समय था कि भाई धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा या नहीं होगा, और उसका जो आकलन करने वाले लोग थे वो ये इस तरीके से आकलन कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार, अगर कोई नया मुख्यमंत्री आएगा तो उसकी नई कैबिनेट बनेगी और नए चेहरों को उसमें जगह दी जाएगी। लेकिन जब कुछ हफ्ते पहले उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ
तो ये आशंकाएं उसी दिन खारिज हो गई थी कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री बीजेपी लेकर आएगी, और ये उसी दिन तय हो गया था कि 2027 का विधानसभा चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये एक कारण है। और दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, बीजेपी क्यों हटाएगी पुष्कर सिंह धामी को, ये एक बड़ा सवाल इसलिए था क्योंकि जो बीजेपी का कोर इशू था, चाहे वो यूसीसी हो, ठीक है, थोड़ा सा और उसको एक्सटेंशन दे दें अगर हम, मदरसा, जो मजार पॉलिटिक्स और जो बिल्कुल आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स पार्टी की रही, उसमें पुष्कर सिंह धामी ने वो सारे काम करे जो सेंटर चाहता था, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता था, जो आरएसएस चाहती थी। तो वो बीजेपी अगर पुष्कर सिंह धामी को हटा देती बीच में, तो अपने आप में ये सवालों के घेरे में आ जाता था कि जिस व्यक्ति ने बीजेपी के एजेंडे को लागू किया, अगर वो इतना ही अच्छा था तो उसे हटाया क्यों गया। और इसी आधार पर पुष्कर सिंह धामी को हटाया नहीं गया, इसी आधार पर कैबिनेट का एक्सपेंशन उत्तराखंड में हुआ। चलिए, अब पार्टी मन बना चुकी है कि इन्हीं दोनों चेहरों के साथ आगे के चुनाव में बढ़ना है। हमारे साथ अनिल दुबे जी भी जुड़ गए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले संजय चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी, आपने दोनों ही विपक्षी दलों की बात सुनी, मतलब अब भी उम्मीद कायम है कि कोई टकराव, कोई झगड़ा सामने आ जाए, और ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन अब नाम अनाउंस होने के साथ साथ सब अपने गुप्त मिशन पर जुट जाएंगे। देखिए आस्था जी, जब कोई लगड़ा आदमी होता है और वो तेज चलने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि उसको कोई सहारा मिल जाए। जैसे कि उत्तराखंड के बारे में वो कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर कोई बात होगी तो हो सकता है कि उनको कुछ ताकत मिल जाए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती रही है कि कोई भी भाजपा से आए तो 100 विधायक हम समर्थन देने को तैयार हैं, सरकार बन जाएगी। तो जो राजनीतिक दल कमजोर होते हैं वो हमेशा अपनी ताकत पर उनको भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी ताकत ही नहीं होती है। और जिस राजनीतिक दल के पास बेदाग, बेमिसाल, बेहतरीन व्यक्ति का नेतृत्व होता है, वो उन्हीं पर विश्वास करती है। वो नेतृत्व जो राज्यों के चेहरे को बदल देता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 17 के पहले बात कीजिए कि बिजली नहीं आया करती थी, बिजली का संकट था। यहां जब सिंचाई होती थी तो उसके पैसे देने पड़ते थे। उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश अपराध के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश माफियाओं के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश गिरते हुए विकास दर के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश फिरौती के लिए जाना जाता था, और उत्तर प्रदेश में नौकरियां बिका करती थी। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर बेहतरीन आधार पर बढ़ने वाले राज्यों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का बजट साइज 3 गुना हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वो तेज रफ्तार से बढ़ने वाले राज्यों में है। उत्तर प्रदेश दंगों से मुक्त हो गया, उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त हो गया, माफिया समाप्त हो गए। और मुझे लगता है कि इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो इस आधार पर, जहां जहां भी चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहां पर जाकर वहां पे भी विजय के मार्ग को और प्रशस्त करते हैं। तो ऐसा नेतृत्व अगर राज्य के पास है तो निश्चित रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह कहना कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही आने वाला चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने वाली है, यह बहुत क्लियर है। और जो लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई संशय है और बिल्ली के भाग से कोई छीका टूटने वाला है, तो आज ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी कहीं कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं है। निश्चित रूप से तीसरी बार इसी नेतृत्व में हम सरकार बनाने वाले हैं। अनिल दुबे जी हमारे बीच में, प्रवक्ता आरएलडी। अनिल जी, आप इस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन आप विपक्षी गठबंधन में भी शामिल रहे हैं। दादरी से जिस रैली की शुरुआत की समाजवादी पार्टी ने, वहां उसने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि आपके जाने के बाद विकल्प के तौर पर एक ऐसा गठजोड़ तैयार किया जाए जिसमें कि आप लोग, अगर खास तौर पर जाट वोट बैंक आपके साथ रहता है, आप लोग उनकी राजनीति करते हैं, तो उसको काउंटर किया जाए गुर्जर वोट बैंक को इकट्ठा करके। तो यानी कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी उस ओर काम करना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से इस गठबंधन के विरुद्ध वो कोई मजबूत ऐसा गठजोड़ खड़ा कर पाए जिससे उनका फायदा हो और चुनावी जीत उन्हें मिले। देखिए आस्था जी, आपने जेवर की रैली का उनके जिक्र किया। पिछले 6 महीनों से वो लगातार तैयारी कर रहे थे जेवर में रैली करने के लिए, और 6 महीने के रैली के बाद जो जिस तरह की उनकी रैली हुई, उसके बाद आप मुजफ्फरनगर में रैली देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो रैली हुई, उसमें लाखों की संख्या में लोग आए, रोजगार मेला लगा और रैली हुई, सभा हुई।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब ये 111 सीटें जीते थे तो उस समय राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ था, और राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ था, ये 47 से 111 सीटों पर पहुंचे थे। अब राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में किसानों की लड़ाई लड़ता है, किसानों के लिए काम करता है, और किसानों का विश्वास राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, और राष्ट्रीय लोकदल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और माननीय जयंत चौधरी जी की सभाएं हो रही हैं। अभी माननीय जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, और जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो हमारे नेता माननीय जयंत जी ने ये कहा था कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में दे रही थी, लेकिन हमारे नेता ने ये नारा दिया कि 400 रुपए गन्ने का दाम होगा, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों को 400 रुपए गन्ने का मूल्य दिया। और कानून व्यवस्था की भी स्थिति में सुधार है। सभी बिजली की किसानों ने शिकायत की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने बहुतायत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के कहा कि भाई भी स्मार्ट मीटर से दिक्कतें आ रही हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको भी कह दिया कि अब ये तकनीकी जांच होगी, उसके बाद में होगा। तो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार मेले लग रहे हैं, किसानों की समस्या पर सरकार काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं है आप लोगों के पास कि जो आपकी भी मांगे थी या जो आपकी भी पार्टी का एजेंडा था वो भी पूरा हो रहा है, किसानों के लिए काम हो रहा है। आप दादरी रैली का आपने जिक्र किया, तो गुजरों की आपने बात की, हम तो किसानों की बात करते हैं, किसान हमारे साथ है, लेकिन जहां तक गुजरों की भी बात अगर आपने की तो गुजरों के 3 बड़े परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। चौधरी नारायण सिंह जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी तीसरी पीढ़ी चंदन चौहान जी हमारी पार्टी के सांसद हैं। वहां पर डॉक्टर यशवीर सिंह का परिवार है, वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। ठीक है। मदन भैया वहां के लोकप्रिय नेता हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। तो बचा क्या, गुजर भी तो राष्ट्रीय लोकदल के ही साथ है। ठीक है। तो आज इनके साथ ये, जब राष्ट्रीय लोकदल था तो इनको वहां पर सफलता मिली, अब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। ठीक है अनिल जी। अशोक यादव जी, पूरब में राजभर और पश्चिम में आरएलडी, इसका विकल्प तलाश रहे हैं आप लोग कि कैसे बीजेपी की इस जीत के रथ को रोका जाए। आप लोग भी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। देखिए, हमारे पास जो आपने पूरब पश्चिम की बात किया है, पूरा उत्तर प्रदेश चारों दिशाओं से हम लोग पीडीए आंदोलन को मजबूती से उठा रहा था जी। और जो अभी आरएलडी के साथी ने कहा कि आरएलडी को लेकर के फला लोग इसके साथ हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण चौधरी की योगी सरकार कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आरएलडी जिसके साथ रहती है उसका बंटाधार होना सुनिश्चित है। अब ये पता नहीं किसका किसका साथ जुड़ा तो मैं नहीं जानता। दूसरी बात हुई, संजय जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर न जाने क्या क्या, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के हिसाब से चिराग तले अंधेरा। योगी सरकार के लगभग 49% मंत्री क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए हैं, और लगभग 20% से ऊपर ऐसे मंत्री जिनके ऊपर हीनियस चार्जेज हैं, मतलब जघन्य अपराध के उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो जब सरकार में आधे मंत्री क्रिमिनल हैं, और तो आप पूरे प्रदेश की हालत देखिए, इसमें कुछ बताने लायक थोड़ी ना है। और तीसरी बात, इन्होंने तमाम जो है बातें की। आप देखिए, पेपर लीक को लेकर के आस्था जी, पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना पेपर लीक कभी नहीं हुआ था। जो पार्टी सत्ता में रहती है तब भी दंगे कराती है। आप बहराइच दंगा देख लीजिए, विपक्ष में तो लोग दंगा कराते नहीं कराते हैं, बहराइच दंगा भाजपाइयों ने कराया, इन्हीं के विधायक सुरेश्वर सिंह ने इन्हीं के लोगों के ऊपर एफआईआर कराया था। अब बाद में उनके ऊपर दबाव पड़ा, उन्होंने अपनी एफआईआर वापस ले ली। तो जो पार्टी खुद दंगा कराती है अपने रिजीम में, संजय चौधरी जी, दंगाई पार्टी सकती है, कोई दंगाई पार्टी ऐसी नहीं हो सकती जो संजय चौधरी जी दंगा कराती। देखिए, मुझे लगता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए, मुजफ्फरनगर का दंगा याद है क्या? और दंगे में भी जो पीड़ित थे उन पर कार्रवाई करना और दंगाइयों का समर्थन करना, यह समाजवादी पार्टी की सोची समझी बहुत पुरानी तरीका है। ये तो वो लोग हैं जो आतंकियों का मुकदमा वापस लेते हैं, ये लोग तो वो लोग हैं जो दंगाइयों का समर्थन करते हैं। आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हर तीसरे रोज दंगा होता था, और उत्तर प्रदेश की सरकार आने के बाद 10 साल के अंदर दंगों का अकाल पड़ गया है।
उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए कि हर चौराहे पर घूमने वाला माफिया और माफिया के पैसे पर पनपने वाले समाजवादी गुंडे आज उत्तर प्रदेश के चौराहों से क्यों गायब हो गए हैं? आज क्यों उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त हो गया है? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का शासन स्थापित हो गया है? क्यों उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है? याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर चयन समितियों के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो हाईकोर्ट के आदेश पर हटा दिए गए थे समाजवादी पार्टी के समय। तो जो ना नियुक्तियों में न्याय कर पाते थे, जो ना उद्योगों के साथ न्याय कर पाते थे, जो ना कानून के साथ न्याय कर पाते थे, जो ना विकास के साथ न्याय कर पाते थे, और ना उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय कराते थे। और मुझे लगता है कि इसीलिए अगर बेहतरीन बेमिसाल नेतृत्व है तो निश्चित रूप से योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरी बार सरकार बनाने वाला। शीशपाल जी बात रखिए। देखिए आस्था जी, उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार की चौतरफा विफलताएं हैं और धामी जी के खिलाफ जिस तरीके से युवाओं का, महिलाओं का, जनता का आक्रोश है, उसे देखते हुए अगर धामी जी के नेतृत्व में ही भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में जाती है तो ये तो हमारे लिए अच्छा अवसर है। हमें तो बहुत आसानी से फिर इस चुनाव में जाने का मौका मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि धामी जी के नेतृत्व में ही भाजपा चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। भाजपा में तो आए दिन जो है खबर उठती है कि अब मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, 2 महीने में बदलेंगे, 1 महीने बदलेंगे। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं, जनता इस सरकार के क्रियाकलाप से बेहाल है, परेशान है, सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। आए दिन उत्तराखंड में आप देखते हैं कि लोग जो है बेटियों के लिए, न्याय के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, बेरोजगारों के रोजगार के लिए जो है बड़े बड़े यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं। ये सरकार पलायन को नहीं रोक पा रही है, उद्योगों को पहाड़ नहीं चढ़ा पा रही है। आए दिन मंत्रियों के और विभागों के भ्रष्टाचार अखबार की सुर्खियां बन रहे हैं। ऐसे में अगर एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को, भ्रष्ट सरकार को अगर उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो हमारे लिए तो अच्छा अवसर है। हम तो चलिए, आप लोगों को चुनाव में इतना सब कुछ कहने को मिलेगा शीशपाल जी कि आपने एक एक करके जो आरोप लगा लिए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी आपने घेर दिया। क्या बेहतर नहीं होता कि आप टीवी डिबेट के अलावा भी, अगर वाकई ऐसा है, आपके पास कोई तथ्य है, सबूत है, तो आप उसको सही फोरम पे लेके जाते और फिर वो हेडलाइन बनती, तब देखिए आपको चुनाव में उस पर और भी फायदा होता। लेकिन एक टीवी डिबेट में बैठकर आप सिलसिलेवार आरोप लगा रहे हैं और बिना किसी फैक्ट के सूबे के मुख्यमंत्री को भ्रष्ट कह रहे हैं। नहीं, आस्था जी, जो आरोप मैं लगा रहा हूं ये उत्तराखंड की जनता के आरोप है। चलिए ठीक है, आप उस जनता के बीच में जब जाएंगे और ये बात चीख कर कहेंगे तो आपको जनता की अदालत से फैसला चाहिए। आपको असल अदालत में नहीं जाना जहां असल तथ्यों पर बात होती है। तो उसके लिए चुनावी मैदान भी जल्द सजेगा और बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं रह गया। मनमोहन भट्ट जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। मनमोहन जी, आज देखिए आप पश्चिम बंगाल में 90% से ऊपर वोटिंग हुई है, तमिलनाडु के अंदर 85% से ऊपर वोटिंग हुई है और उसके बाद अगला नंबर यूपी का है, जिस पर पूरे देश की नजर रहने वाली है, खास तौर पर लोकसभा चुनावों के बाद। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए, लंबे वक्त के बाद बीजेपी को किसी पार्टी ने रोका, उसकी जीत के रथ को किसी पार्टी ने रोका। लेकिन अब आप देखिए कि 2027 के लिए दोनों की अपनी अपनी दावेदारी। एक तरफ बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार यहां सरकार बनाएंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि हम तीसरी बार यूपी के अंदर सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ का विपक्षी गठबंधन है जो कहता है कि जैसे हराया लोकसभा चुनाव में, ऐसे ही अब 27 की बारी है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, अभी से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो रही है, महिलाओं के पेंशन की बात हो रही है। देखिए, जाहिर सी बात है आस्था, ये चुनावी वर्ष है और अलग अलग प्रकार के वादे, अलग अलग प्रकार के दावे सरकार करेगी, विपक्ष भी करेगा। लेकिन जो बात आपने कही कि बंगाल में 90% पोलिंग हुई, तमिलनाडु में 85% हुई, अगर मैं इसको उत्तराखंड के संदर्भ में भी देखूं और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी देखूं तो मैं ऐसे दर्जनों लोगों से पिछले 1 महीने में मिला हूं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कामकाज के सिलसिले में वो उत्तराखंड में रहते हैं। और वो लोग बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जब प्री एसआईआर, अभी उत्तराखंड में एसआईआर शुरू होने वाला है, प्री एसआईआर की जब तैयारियां हुई तो उन्होंने अपना नाम उत्तराखंड से कटाया और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना नाम रहने दिया। उनके 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम उनका दोनों जगह था, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में। तो मैं ये समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके का निश्चित रूप से माहौल रहा होगा और जिन लोगों के 2 जगह वोट रहे होंगे उनके वोट कटे हैं। तो जब वोट कट गए और उन्हीं लोगों में से वोट डाले गए होंगे तो निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज
बड़ा है पश्चिम बंगाल में, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि जो लोग पहले लापरवाही करते थे, आलस करते थे, तो वो एक पिछले 20 साल में जो जागरूकता आई है, हर आदमी, मेरे इर्द गिर्द मैं जितने लोगों को भी जानता हूं, देखता हूं, लगभग हर आदमी अपना वोट देने के लिए जाता है। वो अवेयरनेस चुनाव आयोग की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से लगातार चलाया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा वोट जब आते हैं तो उसमें एक बड़ी बहस होती है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके लिए ये वोट हुआ है, या जिसकी सरकार है उसके पक्ष में वोट हुआ है। तो इसका कोई बेसिक कोई ऐसा आधार रहता नहीं है। आमतौर पर पहले ये ट्रेंड होता था कि एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो वोटिंग ज्यादा होती थी और विपक्ष जो लड़ रहा होता था उसकी सरकार आने की संभावनाएं ज्यादा होती थी। आज की तारीख में ये तर्क भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा तर्क तो ये है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है पूरे देश भर में, पश्चिम बंगाल में तो खूब सुर्खियां उस मामले में बटोरी है पश्चिम बंगाल ने। तो जो लोगों के 2-2 जगह वोट थे, उन्होंने एक जगह अपना वोट कटा दिया। इससे पहले बिहार में एसआईआर हुआ था, तो उन्होंने, हो सकता है जो बिहार के मतदाता वहां गए होंगे, उन्होंने वहां अपना वोट रखा बिहार में ही, और पश्चिम बंगाल यानी कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये कि एसआईआर की प्रक्रिया तो अब उत्तर प्रदेश में भी हो गई है, तो उम्मीद की जाए कि लोगों की जागरूकता और इसके अगर सकारात्मक परिणाम आते हैं तो मिला जुलाकर यहां पर भी इस बार अच्छी वोटिंग हो, यही इस तरह का फिलहाल आकलन करते हुए एक्सपर्ट्स भी नजर आ रहे हैं। चलिए, बहस लगातार चलती रहेगी, 27 का रण किसका पूरा होगा प्रण ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल आज की बहस में बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूपी की सियासत में 2027 के रण का बिगुल अभी से बज चुका है। दावों और पलटवार के बीच नितिन नबीन ने यह बड़ा ऐलान कर दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि 27 में योगी ही होंगे अगवा, यानी कमान और चेहरा दोनों तय हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।